हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि है बल तथा गति के नियम। और बच्चों, हम लोग थ्योरी पार्ट पूरा कवर कर चुके हैं और आज की क्लास थोड़ी सी मेहनत वाली क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को। तो बच्चों, आज क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे किस चैप्टर से हमें किस पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हमने इससे पहले बल की सहज अवधारणा सीखी, जहां पर हमें पता चला कि बल क्या कर सकता है। बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है, बल किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकता है, बल किसी चलती हुई वस्तु को रोक सकता है। ये हमने बल की सहज अवधारणा पढ़ी थी। बल को हम परिभाषित करते हैं धक्का या खिंचाव के रूप में। बल एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन होता है। फिर हमने सीखा था जड़त्व। तो हमें जो है पता चला कि गैलीलियो साहब ने कहा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो रुके ही रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहती है। यानी कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती है। अवस्था में परिवर्तन का जो ये विरोध होता है उसे ही कहते हैं जड़त्व। जड़त्व हमने सीखा था कि भाई गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति अवस्था में ही रहना चाहती है, इसे कहते हैं गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, विराम की अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसे बोलते हैं विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु किसी एक निश्चित दिशा में चल रही है तो वो उसी दिशा में गति करेगी, अपनी दिशा तब तक नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं होगा। इसके हमने एग्जाम्पल्स देखे थे कि भैया अगर आप जो है छड़ी से एकदम से जो है दरी पर मारो छड़ी को, तो क्या होगा, धूल लेकर गिर जाएंगे। हमने देखा था अगर बस अचानक से चल देगी तो बच्चों क्या होगा, अगर बस अचानक से चल देगी तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई बस अगर अचानक से रुक जाएगी तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, है ना। जो ऊंची कूद के जो खिलाड़ी होते हैं वो दौड़ कर इसलिए ही आते हैं ताकि उनकी बॉडी में अगर गति का जड़त्व आ जाएगा तो क्या होगा, इससे वो काफी अधिक ऊंचाई तक दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि भाई हम लोग जो कार की जो छत होती है, जो बस की जो छत होती है, उस पर सामान को बांधते हैं, उसका रीजन भी जड़त्व ही था। फिर हमने सीखा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन साहब ने क्या एक्सप्लेन किया, न्यूटन साहब ने कहा कि अगर किसी वस्तु पर बल आरोपित ना किया जाए, बाहरी बल अगर आरोपित ना किया जाए, तो वह वस्तु कभी भी गति नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर बाहरी बल लगेगा तभी वस्तु गति करेगी या अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगी। और यही बात तो जो है जड़त्व है कि भैया अगर बल लग ही नहीं रहा है ना, या फिर अगर जो है वस्तु जो है वो हमारी स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी, नहीं वो करना चाहती है, हम तो फोर्सफुली उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, यही तो हमारा जड़त्व था। तो बच्चों, इसके बाद हमने सीखा था न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, जहां पर हमें पता चला कि जो बल होता है वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, यदि आप किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन करना चाहते हैं, अब संवेग क्या होता है, तो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अगर आप संवेग में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा संवेग में परिवर्तन तो ज्यादा बल। अगर आप कम संवेग में परिवर्तन करना चाहोगे तो बल कम लगाना पड़ेगा। अगर आप एकदम से बहुत ही कम समय में ज्यादा संवेग में परिवर्तन करोगे तो आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल्स देखे थे, एक झटके में नारियल को तोड़ देना, एक झटके में टाइल्स को तोड़ देना। जब हम लोग मिट्टी में कूदते हैं, रेत में कूदते हैं तो चोट कम आती है, अगर पक्की फर्श पर कूदते हैं तो चोट अपने को ज्यादा आती है। ठीक है, हमने और देखा था कि जब खिलाड़ी कैच लेते हैं तो अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाते हैं। फिर हमने सीखा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यहां पर हमें पता चला कि भाई अगर आप किसी एक वस्तु पर बल आरोपित करते हो तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल आरोपित करेगी, उतना ही बल आरोपित करेगी। यानी कि जो बल होगा वो क्या होगा बेटा जी, विपरीत दिशा में लग रहा होगा, समान परिमाण और विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो बच्चों, इतना सब हम सीख चुके हैं और आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ और देखेंगे कि इस चैप्टर से हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो कह रहा है कि निम्न में से किसका जड़त्व
अधिक है, रबड़ की गेंद का या उसी आकार के पत्थर का। अगला साइकिल का या रेलगाड़ी का। अगला 5 रुपए के सिक्के का और 1 रुपए के सिक्के का। अच्छा देखो, जड़त्व की माप क्या होती है? तो जड़त्व की माप होता है द्रव्यमान, यानी कि जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व। ऑब्वियस सी बात है, भारी वस्तु को गति में लाना टफ होता है, हल्की वस्तु को गति करवाना आसान होता है, क्योंकि जितनी वस्तु भारी ज्यादा होगी, द्रव्यमान ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उसमें विरोध होगा अपनी अवस्था में परिवर्तन करने का। अब अगर आप देख पा रहे हो तो रबड़ की गेंद और अगर आप पत्थर को अगर आप जो है कंपैरिजन करोगे तो आप पाओगे कि पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है। अगर पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है बच्चों, मतलब क्या है? पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। तो हम क्या कहेंगे? पत्थर का जड़त्व अधिक। ठीक है। साइकिल और रेलगाड़ी में बच्चों, रेलगाड़ी भाई बहुत बड़ी होती है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा। और आपने देखा भी होगा कि जब भी रेलगाड़ी को रोकना होता है तो 1-2 किलोमीटर पहले से उसकी रफ्तार स्लो करना शुरू कर दी जाती है, क्योंकि बच्चों एकदम से उसकी अवस्था में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों इसलिए हम क्या बोलेंगे? भाई रेलगाड़ी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका जड़त्व अधिक है। बेटा जी 5 रुपए का सिक्का और अगर आप 1 रुपए के सिक्के का कंपैरिजन करोगे तो आप क्या पाओगे कि जो 5 रुपए का सिक्का है वो अत्यधिक द्रव्यमान उसमें ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका जड़त्व भी अधिक होगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, यानी कि आंकिक प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान, 1 किलोग्राम द्रव्यमान। इस वर्ड को समझते ही मतलब पढ़ते ही मैं समझ गई कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द्रव्यमान 1 किलोग्राम। द्रव्यमान को दर्शाते हैं स्मॉल m से, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। m बराबर 1 kg। अब कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान में कोई पत्थर है, इसे 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। यानी हमने क्या किया? पत्थर को लिया और ऐसे सतह पर फेंक दिया। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से पत्थर को मैंने क्या किया है? ऐसे फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से। अब क्या हुआ? जो हमारा पत्थर वो क्या करा? उसने पत्थर ने कुछ दूरी तय करी और दूरी दी हुई है 50 मीटर। कह रहा है 50 मीटर की दूरी तय करी और उस दूरी को तय करने के बाद पत्थर रुक गया। पत्थर रुका क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों क्या हो रहा है? पत्थर और बर्फ के जो झील है और जो बर्फ जमी हुई है झील के ऊपर, उनके बीच में क्या है? घर्षण बल लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि घर्षण बल लग रहा है, इसलिए हमारा पत्थर रुक गया है। इसलिए हमारा पत्थर रुक गया, है ना। नहीं तो बच्चों पत्थर चला जाता ना। भाई पत्थर रुका क्यों? क्योंकि उसी गति का विरोध किया जा रहा है। वो विरोध करने वाला बल कौन है? घर्षण बल है। अब कह रहा है तो उस घर्षण बल की गणना करो कि उस पत्थर पर कितना बल लगा, है ना। अब आप कहोगे अच्छा हमें निकालना है बल, तो घर्षण बल निकाला, यानी कि बल निकालना। बच्चों बल को निकालने के लिए हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ सीखा था, न्यूटन का द्वितीय नियम सीखा था। F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है। अब बच्चों आप कहोगे मैम द्रव्यमान तो 1 किलोग्राम दिया गया है, लेकिन हमें कोई भी एक्सलरेशन नहीं दिया गया है, यानी कि a नहीं दिया गया है ना। तो अब बच्चों आपके दिमाग में देखो, यहां पर मैं केवल वो बात कर रही हूं जहां पर आप फंस सकते हो क्वेश्चन में। अब आप कहोगे अच्छा एक्सलरेशन निकालना है, यानी कि a बराबर v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे, क्योंकि a हमें पढ़ा था a बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। लेकिन अब तुम यहां पर फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हें समय तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, हमें तो कहीं समय दिया ही नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए? अच्छा और ढूंढो क्या दिया हुआ है। कह रहा है जो पत्थर है उसको 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका गया, यानी बच्चों पत्थर को मैंने इस प्रारंभिक वेग से फेंका, यानी बच्चों मुझे पत्थर का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड।
क्योंकि हमारा पत्थर आगे चलकर रुक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पत्थर का मुझे अंतिम वेग भी पता है, 0 है, कि पत्थर आगे चल करके रुक गया है। अच्छा, कह रहा है पत्थर 50 मीटर दूर जाके रुका है, बच्चों मुझे दूरी भी दी हुई है 50 मीटर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास u है यानी कि प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है और दूरी दी हुई है, ठीक है। अब इन तीनों को अगर तुम जोड़ोगे तो अपने को एक सूत्र पता है, या कह सकते हैं एक समीकरण पता है, और वो है गति का तृतीय समीकरण। तो गति का तृतीय समीकरण बच्चा अपन ने सीखा था। गति का तृतीय समीकरण था v² बराबर u² प्लस 2as। देखो, v हमें पता है, u हमें पता है, s हमें पता है, a यहां से नहीं निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल आएगा। तो देखो v कितना है, 0 है, u कितना है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू a हमें ज्ञात करना है, s कितना है बेटा 50 मीटर है। बेटा जी 20 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 होगा, और जब 400 इधर लेके आओगे तो बेटा कितना बन जाएगा, माइनस का 400। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा जी, यहाँ पर बन जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 50 दूना 100, 100a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 400/100। यानी बच्चों क्या हुआ, एक्सलरेशन हमें मिल गया है a बराबर माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सलरेशन निगेटिव आया है, निगेटिव आया है मतलब क्या है कि मंदन होगा। और बच्चों ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो हमने पत्थर को फेंका था 50 से, लेकिन आगे जाकर तो वो 0 हो गया, यानी कि पत्थर का जो वेग है वो तो घट गया, 0 घट गया बच्चों, इसका मतलब क्या भाई, 0 ही हो गया बिल्कुल। वेग जब घटता है तो वस्तु में मंदन होता है, तो आ गया माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों अपने पास f निकालना है, बहुत आसान है, f बराबर होता है m इंटू ए। m कितना है 1 किलोग्राम, a है माइनस का 4, और यहां से f आ गया माइनस का 4 न्यूटन। अच्छा देखो, ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि बल गति की विपरीत दिशा में लग रहा, और देखो सही बात भी तो है, सही बात है, घर्षण बल क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारी गति का विरोध कर रहा है, यानी कि बच्चों क्या होगा, जिधर पत्थर आ रहा है उसके ऑपोजिट ही तो हमारा घर्षण बल लगेगा, तभी पत्थर रुकेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन दिया हुआ था 1 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान हमें दिया हुआ था, पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड से मैंने ऐसे फेंका और वो जाकर के 50 मीटर जाकर के रुक गया पत्थर। अब कह रहा है कि पत्थर और बर्फ के बीच जो लगने वाला घर्षण बल है उसको ज्ञात करो। अब फॉर्मूला होता है F बराबर m न्यूटन का सेकंड लॉ। अब लेकिन मुझे ये तो पता नहीं था, तो बच्चों अब जो है यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था u प्रारंभिक वेग, चूंकि हमारा पत्थर जाकर रुक गया है, इसका मतलब क्या है, उसका अंतिम वेग 0 है, और बच्चों में दूरी दी हुई थी कि पत्थर ने 50 मीटर की दूरी तय करी है। तो यहाँ पर मैंने जो है a निकालने के लिए गति का तृतीय समीकरण लगा दिया, v² बराबर u² प्लस 2as। v 0 दिया हुआ था, u 20 दिया हुआ था, ठीक है, और बच्चों 2 इंटू a और s कितना था 50, यहां से 20 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 400 आया, इसको हमने इधर भेजा तो क्या हुआ माइनस का हो गया, बराबर क्या हो गया 50 दूना 100a। तो बच्चों a बराबर आ गया माइनस का 400/100 बराबर a बराबर आ गया माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। a बच्चों निगेटिव आया है, समझ में भी आ रहा है कि पत्थर का जो वेग है वो घट रहा है, इसलिए a निगेटिव आया यानी कि मंदन है। बच्चों यहां से हमने वैल्यू रखी और अपने पास आंसर आ गया F बराबर माइनस का 4 न्यूटन। निगेटिव चिन्ह बता रहा है कि जो बल है वो गति के विपरीत दिशा में लगा, और बिल्कुल सही बात भी है कि घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। हो गया, अपने पास आंसर आ गया है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। तो अब बच्चों आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, उतने ही गिने चुने फॉर्मूले हैं, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, गति के समीकरण भी इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा समझो यहाँ पर कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं और हम यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। अब देखो यहाँ पर मुझे पहले से ही दिख गया कि गाड़ी का द्रव्यमान कितना है 1500 किलोग्राम है। मुझे क्या दिया हुआ है m बराबर 1500 kg। कह रहा है यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ, अब ये तुम्हें वेग नहीं दिया है,
एक्सलरेशन दिया है, और कितना है एक्सलरेशन, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ऋणात्मक एक्सलरेशन है, तभी तो भाई ये विरामावस्था में ला पाएगा। वस्तु का वेग घट रहा होगा, जब समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो क्या होता है, मंदन होता है, ठीक है, ऋणात्मक एक्सलरेशन होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। तो कह रहा है गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल ज्ञात करो। बच्चों यहाँ पर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, सीधे लगा दो F बराबर m इंटू ए, है ना, बिल्कुल ये तो हलवा क्वेश्चन है। m कितना है 1500, a कितना है 1.7, ठीक है, सॉल्व कर लो। तो 17 पना 85, हासिल लगा 8, है ना, फिर क्या हुआ 17 एकम 17, 18 19 20 21 22 23 24, 24 की 25, 17 अपना 85 हो गया, अपना बचा 8, ठीक है, 17 एकम 17, 18 19 20 21 22 23 24 25, सॉरी 25 आएगा, और एक अंक बाद दशमलव है, यानी कितना आ गया, F बराबर आ गया माइनस का 2550 न्यूटन। तो ये अपना आ गया बल, ठीक है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन टफ उनके लिए हो जाएगा जो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये A दिया हुआ है, V नहीं दिया हुआ है, पहले ही बोल रहा है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऋणात्मक एक्सलरेशन, ठीक है, बहुत आसान था। द्रव्यमान दिया हुआ था, एक्सलरेशन दिया हुआ था, जो एक पहले ही कह रहा है कि ऋणात्मक त्वरण है बच्चों, यानी कि A नेगेटिव है, सीधे लगा दिया माइनस का 1.7, मल्टीप्लाई किया, सीधे अपना आंसर आ गया माइनस का 2550। निगेटिव यहां लिख सकते हो, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल गति की विपरीत दिशा में होगा, सही है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, ठीक है, क्या दिया है, पहले ही दिख गया, हमें ज्ञात है द्रव्यमान बराबर 100 किलोग्राम। अब ये कह रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकंड, कह रहा है चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। फिर से सुनना, कह रहा है एक समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये क्या है, वस्तु का वेग है, यानी बच्चों वस्तु का जो पहला प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। फिर कह रहा है कि वस्तु का जो वेग है वो 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो कह रहा है वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करो, और कह रहा है बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जो तुम्हें पढ़ाया है वही क्वेश्चन है। थ्योरी में आपने पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु का वेग बदलते हैं मतलब क्या है, उसका संवेग बदल जाता है। अब भैया सोचने वाली बात है कि अगर वस्तु का जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हुआ है, तो साफ साफ मतलब है ना कि वस्तु का संवेग बदल गया, क्योंकि वेग बदला हुआ है। अब तुम्हें ये भी पढ़ाया था कि संवेग अगर बदल रहा है, भाई ऑब्वियस बात ना, भाई संवेग बदल रहा है, संवेग में अगर बदलना है, संवेग में कुछ बदलाव लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर होती है। दर मतलब समय, तुम्हें समय भी दिया हुआ है, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है वो निकाल लो, सीधे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। पहले लिखते हैं प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग यानी कि P1 मान लो।
वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग। कितना है? 5, यानी कितना आ गया? 500 आ गया। 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ गया वस्तु का प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग क्या होगा वस्तु का? अंतिम संवेग P2 बराबर क्या हो जाएगा? 100 द्रव्यमान इंटू अंतिम वेग 8, यानी कितना हो गया? ये हो गया 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सही है। तो बच्चों ये तो हमने निकाल, देखो हमने आंसर सॉल्व कर लिया है, आंसर निकाल लिया है। वस्तु से का प्रारंभिक और अंतिम संवेग पूछा तो हमने निकाल लिया। प्रारंभिक संवेग कितना था? द्रव्यमान गुणे पहले का वेग, द्रव्यमान गुणे बाद का वेग, निकाल लिया। अब कह रहा है कि उस बल का परिमाण ज्ञात करो, ठीक है, जो उस वस्तु पर लगा हुआ है। देखो तुम्हें सिखाती हूं मैं, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमने पढ़ा था F बराबर होता है डेल्टा P बटे T। डेल्टा P क्या है? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय, है ना, यही पढ़ा था। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय। अंतिम संवेग कितना है? 800 है। प्रारंभिक संवेग कितना है? 500 है। समय कितना है? 6 सेकेंड। कितना आ गया? यहां से बेटा जी हमारे पास आ गया P1 500, P2 800, है ना। तो यहां पर बेटा देखो हमारे पास आ गया 800 में से 500 गया कितना? 300 बटे 6, और यहां से आ गया 6 पंचे 30, और बच्चों अपने पास आ गया बल बराबर 50 न्यूटन। अब देखो बच्चों एक तो फॉर्मूला ये था। अब बच्चों अगर किसी को ये फॉर्मूला ना याद हो तो बच्चों हम लोग यहाँ पर F बराबर ma भी लगा सकते हैं। आप कहोगे मैडम हाँ ये तो लगा सकते हैं, लेकिन देखो एक साथ आपको दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ये लगा दिया है तो अच्छी बात है, वो लगाओगे तब भी सेम आंसर ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो A बराबर क्या होता है? V माइनस यू अपॉन टी होता है। अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग दिया हुआ है तुम्हें 8, प्रारंभिक वेग दिया तुम्हें हुआ है कितना? 5 दिया हुआ है, और समय तुम्हें दिया हुआ है शायद 6 दिया हुआ है ना। तो कितना आ गया? 8 में से 5 गया, कितना आया? 3 आया। 3 बटे 6 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि A बराबर आ गया 1/2। यहां से M कितना दिया है? हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है बेटा जी 1500, है ना। कितना दिया है? 1500। ये कितना निकाला है? 1/2 निकाला है। एक सेकेंड हाँ अपने पास सॉरी बच्चों द्रव्यमान कितना था? 100 किलोग्राम था ना। मैंने दूसरा क्वेश्चन का देख लिया था। द्रव्यमान बच्चों अपने पास 100 किलोग्राम है। सॉरी कितना है? वही मैं कहूँ, वही आंसर कैसे आ गया? 100 kg है ना। द्रव्यमान 100 kg है, तो कितना आ गया? देखो ना यहां से भी अपने पास आंसर आ गया 50 न्यूटन। तो देख सकते हो F बराबर ma लगाया, फिर भी 50 न्यूटन आया। F बराबर डेल्टा P बटे T लगाया, तब भी 50 न्यूटन ही आया, है ना। तो बच्चों ये देख लो, तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, और कह रहा है उस वस्तु का जो वेग है वो 5 से बदलकर 8 हो रहा है। तो कह रहा है पहले और बाद के संवेगों की गणना करें। तो बच्चों द्रव्यमान कितना है? 100 किलोग्राम है। समय दिया हुआ है 6 सेकेंड। प्रारंभिक बेटा वेग कितना है? 5, अंतिम 8 है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग कितना होगा बेटा? वस्तु का प्रारंभिक संवेग हो जाएगा द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग, यानी बच्चों क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग कितना है? सॉरी द्रव्यमान कितना है? 100, प्रारंभिक वेग कितना है? 5, यानी बच्चों क्या हुआ? प्रारंभिक संवेग आ गया 500। अंतिम संवेग कितना होगा? 100 × 8 यानी कि 800 किलोग्राम आ गया। ठीक है। अब बच्चों F बराबर क्या होता है? डेल्टा P अपॉन T, यानी कि क्या होगा? P2 माइनस P1 अपॉन T, है ना भाई, यही तो बल का फॉर्मूला होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो बच्चों संवेग में परिवर्तन निकाल लिया, 800 माइनस 500 अपॉन T किया, हमारे पास 50 न्यूटन आ गया। जब हमने वही बल निकालने के लिए F बराबर ma लगाया, तब भी बच्चों अपने पास आंसर आ गया, क्योंकि हमने A बराबर क्या निकाला? फॉर्मूला लगाया V माइनस यू अपॉन T। V था 8, U था 5, और बच्चों समय था 6। सॉल्व किया, A बराबर आया 1/2, इसको यहाँ पुट किया, अपने पास आंसर वही आ गया। ठीक है। तो आप बच्चों देख सकते हो कि अपने को आंसर वही मिल रहा है। तो आपके दिमाग में जो भी आता है
उस टाइम पर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है F बराबर ma आ रहा है तो वो लगा दो, या फिर अगर आपके दिमाग में F बराबर डेल्टा P अपॉन T आ रहा है तो वो लगा दो। ठीक है, सही है, आसान था क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे 500 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इस बार द्रव्यमान तुम्हें दिया गया है 500 ग्राम। बेटा याद रखना ग्राम है, इसको चेंज करो किलोग्राम में तो क्या हो जाएगा 500 बटे आप करेंगे 1000, तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास 0.5 किलोग्राम, है ना, 0.5 केजी आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 0.5 केजी। ठीक है, केजी किलोग्राम में चेंज किया। कह रहे एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से कील पर प्रहार किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, कील पर प्रहार, यानी कील पर हथौड़े को मार रहे हैं। कितने प्रारंभिक वेग से, 50 के प्रारंभिक वेग से, 50 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग से। अब बच्चों जब हम हथौड़े को मारते तो क्या हथौड़ा रुक जाता है ना जाकर के, नहीं बच्चों क्या हुआ, अंतिम वेग कितना है, 0 है। तो कह रहा है बहुत ही कम समय के लिए, है ना, समय कितना है 0.01 सेकेंड में ही रोक दिया जाता है। तो कह रहा है कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की गणना करो। जब हमने हथौड़े को कील पर मारा, कितने वेग से मारा, 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से मारा। हमने क्या किया, बहुत ही कम से 0.01 सेकंड में ही हथौड़े को रोक लिया। तो कह रहा है ये बताओ कि कील ने हथौड़े पर कितना बल लगाया होगा। पहली चीज तो ये, अगर हथौड़ा कील पर बल लगा रहा है तो कील भी हथौड़े पर बल लगाएगी। जितना बल हथौड़े ने कील पर लगाया है उतना ही बल कील भी हथौड़े पर लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, अब बच्चों बल निकालने का सूत्र क्या होता है, बल निकालने का सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए, F बराबर ma। अब द्रव्यमान तो पता है लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है। इस बार बच्चों में एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। अंतिम वेग बेटा कितना है, 0 है। प्रारंभिक वेग बेटा कितना है, 50 है। कितना है, 50। प्रारंभिक वेग बेटा कितना है, 50 है, 50। समय कितना बेटा दिया हुआ है, 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। बच्चों जब आप दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे और यहां से आ जाएगा माइनस का। एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस का 5000। ठीक है, अब बच्चों उसी को आप यहां पर पुट कर दो। एम में कितना है, 0.5 है। ए कितना है, माइनस का 5000 है। कितना हो जाएगा, 55 25 होता है, 25 3 0, लेकिन दशमलव लगा हुआ है तो एक अंक बाद दशमलव हट जाएगा, यहां से क्या हो गया, निगेटिव, माइनस का 2500 न्यूटन। तो बच्चों फोर्स कितना आ गया है हमारे पास, फोर्स आ गया है हमारे पास, फोर्स आ गया है माइनस का 2500 न्यूटन। अब आप देखो यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि फोर्स अपना नेगेटिव आया, क्योंकि हमसे पूछा गया था कील ने हथौड़े पर कितना बल लगाया। तो ऑब्वियस सी बात है कील क्या कर रही है, विपरीत दिशा में हथौड़े पर बल लगाएगी, है ना। द्रव्यमान 100 किलोग्राम दिया हुआ था, सॉरी ये अपना क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन हमारा था ये वाला, हाँ, तो इसको एक बार रफ कर देते हैं, यहाँ पर नहीं है ये, इसको रफ कर देते हैं। तो कह रहा था हमारे पास 500 ग्राम का हथौड़ा था, याद रखना उसके बाद मैंने किलोग्राम में चेंज किया, नहीं कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 0.5 kg। फिर मैंने क्या किया हुआ है, कह रहा है कि हथौड़े को मैंने कील पर प्रहार किया है, 50 मीटर पर सेकेंड से प्रहार किया हुआ है। तो कह रहा है कि बहुत ही कम समय पर मैंने रोक लिया, 0.01 सेकेंड पर ही मैंने इसको रोक लिया है। तो कह रहा है ये बताओ कील हथौड़े पर कितना बल लगा रही होगी। तो बच्चों क्या होता है, F बराबर ma होता है ना। m तो कितना है, 0.5 kg है। a क्या निकालने के लिए बहुत आसान है, v माइनस यू अपॉन टी, है ना। बस याद रखो ना कि हम हथौड़े को ऐसे रोक कर रहे हैं, बच्चों क्या हो रहा है, प्रारंभिक वेग तो दिया हुआ है लेकिन अंतिम वेग 0 होगा, है ना। तो बच्चों क्या हुआ है, हमने निकाल लिया v माइनस यू अपॉन टी, क्या बच्चों आ गया, a आ गया माइनस का 5000। उसको बच्चों हमने क्या किया बेटा जी, उसका हमने जो है वैल्यू यहाँ पर पुट कर, तो क्या आ गया, माइनस का 2500 न्यूटन आ गया। F बराबर माइनस का 2500 न्यूटन आ गया। नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो कील है वो हथौड़े पर क्या कर रही है, विपरीत दिशा में बल लगा रही है। सही है, आ गया सबको समझ में, है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखो तो वही संवेग
और जो है आपका F बराबर ma, F बराबर डेल्टा P अपॉन T, गति के समीकरण, यही सारे फॉर्मूले आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों कल हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए इतना ही। और फटाफट से क्विज कर लेते हैं। सो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी बताइए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का वह गुण जो उसकी गति या विराम की अवस्थाएं परिवर्तन का विरोध करता है वह कहलाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन, तो बच्चों जेट इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग अपना संरक्षित रहता है। वस्तुओं का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है बेटा, वह होता है एक्सलरेशन, यानी कि त्वरण। सॉरी, कह रही एक्सलरेशन, कह रही बच्चों सॉरी, क्या होगा बेटा? जड़त्व होगा, है ना? क्या होगा? जड़त्व, है ना भाई? क्या हो रहा? अवस्था में परिवर्तन का विरोध हो रहा है, यानी क्या होगा? जड़त्व होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने आज की क्लास में ढेर सारे अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी है। कल बच्चों हम लोग एनसीईआरटी के कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आपकी बुक में बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और बच्चों अभी अपन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 दिन तक अपन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ताकि अपने को सारे हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।